वेरी गुड मॉर्निंग सत्यम जी। अब बाकी लोग क्या कर रहे हैं मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, आप वहीं पढ़िए। बहुत सारे गुड मॉर्निंग्स, बहुत सारे लव यू सर। ज्योग्राफी एक महासमुद्र है और महासमुद्र में मैंने मैपिंग में भी आपको बताया था सत्यम जी कि जो एक्यूरेट है, जो आना है उसको पढ़िए, जो नहीं आना है उसको आप कोशिश भी मत करिए पढ़ने का। अब कौन ऋषिकेश ऋषिकेश कौन है, जाइए आप उनके पास, यहाँ क्यों है। चलो ओके, टॉपिक शुरू करते हैं। ज्वार। तो ज्वार में हमने दैनिक ज्वार पे थोड़ा सा लिखवाया था। अभी पहला 10 मिनट 7-8 मिनट लिखवाने का ही काम करेंगे, फिर आपको ज्वार एक्सप्लेन करेंगे, ज्वार भाटा एक्सप्लेन करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट धीरे धीरे करके जुड़ते रहते हैं। ज्योग्राफी में मॉक नहीं हो पा रहा, मतलब मॉक क्या है? शायद क्वेश्चन पूछने का कह रहा होगा, शायद क्विज कह रहा होगा। आप लोग जो टॉपिक हम पढ़ाएं उसके बाद उस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करो, ये काम करना है। मॉक टेस्ट होता है लेकिन अभी सारा ऑफिस बंद है, तुम लोग के समझ में शायद आ नहीं रहा है कि दिल्ली एक श्मशान घाट बना हुआ है और होम स्टूडियो से कुछ क्लासेस चल पा रही हैं, बाकी सारे ऑफिसेज बंद हो गए हैं, सारा डेस्क बंद हो गया है, सारे रिसर्च स्कॉलर टाइपिस्ट सारे लोग कोई उपलब्ध नहीं है, सब चला गया है। पूरा देश इमरजेंसी में जा रहा है और तुम्हारी शिकायतों का लिस्ट भी वैसे ही बढ़ते आ रहा है। इसका एक रास्ता है कि हम ये कोर्स प्रोग्राम अभी जब तक इमरजेंसी है तब तक बंद कर दें, तब शांति मिल जाएगी। मॉक टेस्ट वगैरह सब होगा, क्या करें, कोरोना के डर से लोग भागे हुए हैं। रोज आपको हम खबर दे रहे हैं कि दिल्ली में कम से कम जो क्या बोलते हैं उसको, जहां पे लाशों को जलाया जाता है या दफन किया जाता है, तो वैसे कम से कम दिल्ली में 100 स्पॉट होंगे। अब 100 स्पॉट में रोज अगर 200 लाशें भी आ रही है तो 100 इंटू 200 कितना होता है? 20,000 होता है ना। अगर 20,000 ना भी माने तो दिल्ली में कम से कम 5,000 डेथ प्रतिदिन हो रहा है। अफरा तफरी मचा हुआ है, लेकिन तुम लोग जैसे लोगों को क्या कहा जाए। छोटी छोटी चीजों पे अभी मत उलझो, सब लोग संकट में हैं। जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनका जान आफत में है। ये कोरोना एयरबॉर्न है, एरोसोल्स में भी ये रहता है और ये ट्रैवल भी कर रहा है। और जो लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं उनको भी हो रहा है, और घर में भी डबल मास्क पहनने का निर्देश नीति आयोग के लोगों ने भी दे दिया है। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं घर पे भी 2 मास्क पहनिए। तब भी
बहुत गंवार लोग तो हैं इस देश में, हम मानते हैं, लेकिन आप लोग तो सिविल सर्वेंट हो, आप लोग इमरजेंसी की सिचुएशन को समझना चाहिए। बहुत सारे लोग गांव से हो, तो गांव वाले लोगों को तो शायद अभी अनुभव नहीं हो रहा होगा, लेकिन जितना मेरे पास रिपोर्ट है उसमें यही है कि उत्तर प्रदेश के तो छोटे छोटे गांव में भी 5-10 मृत्यु होना शुरू हो गया है। कोरोना वहां भी इंटर कर गया है। अब एक देखिए पूछ रहे हैं कि व्यापारिक पवने ध्रुवीय पूर्वा, इनकी गति अलग अलग होती है। मैंने कितनी बार समझाया कि जब आप समुद्र विज्ञान पढ़ रहे हो, अब छोड़ो, मेरा सर में दर्द हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन ही देख करके। सर मेरे नानी जी यहां पर एक वीक में 22 लोग एक्सपायर हुए हैं। हम कह रहे हैं ना कि स्टूडेंट झूठ नहीं बोल रहा है ना, ये भी एक एक गांव से लाशें निकलनी शुरू हो गई हैं। पूरी दुनिया में भारत के कोरोना वायरस के कहर का रिपोर्ट चल रहा है। बीबीसी न्यूज, अल जजीरा, फ्रांस, हर जगह, हर देश में। हमारे देश में रिसोर्स की कमी है, माना। ध्यान से सुनना, जनसंख्या भयावह है, भयावह जनसंख्या है, उसके अनुसार रिसोर्स नहीं है। अभी बताओ, 45 साल से लेकर के से बड़े लोगों का जब इम्यूनिटी का कार्यक्रम शुरू किया गया तो लोगों ने वैक्सीन लिया ही नहीं। लोग मजे ले रहे थे, लोग उपहास उड़ा रहे थे। अब जाकर के देखो तो एक एक सेंटर पे सैकड़ों हजारों की भीड़ आ जा रही है। तो यहां तो जब तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन करवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइवेट में करवाओ, लेकिन जहां बात एक ही है, लेकिन जहां भीड़ देखो उससे बचना है। मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और वैक्सीनेशन करवाएंगे। बच्चों को भी कोरोना वायरस होता है, 1.5 साल के बच्चे भी मर रहे हैं। हमारे पास वैक्सीन की बहुत बड़ी कमी है, सिर्फ ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बहुत कमी है वैक्सीन्स की। तुम्हें बताओ कहां से आएगा 1.5 बिलियन वैक्सीन? कितनी जनसंख्या है पता है आपको? और रिसोर्स उस हिसाब से है नहीं। चलो ओके, ज्वार भाटा में हम लोग आते हैं। दैनिक ज्वार
पर मैंने कुछ लिखवाया था। फिर बीच में कल शायद कुछ डिसरप्शन हो गया था, मुझे ध्यान आ रहा है। तो आप लिखो दैनिक ज्वार में अंतिम लाइन क्या लिखवाया था, कोई अगर वापस लिख के मुझे दिखाए। लास्ट लाइन क्या था? दैनिक ज्वार का हाँ, हाँ, विपरीत देशांतर पर भी उच्च ज्वार होगा। फिर लिखो जो देशांतर ज्वारीय देशांतर यानी 0 और 180, जो देशांतर ज्वारीय देशांतर से 90 डिग्री पर अथवा लंबवत है, वहां भाटा की स्थिति उत्पन्न होगी। समुद्र तल में पतन होगा, वहां भाटा की स्थिति उत्पन्न होगी। क्योंकि ए, दो कारण यहां पर लिखना है। ए, पृथ्वी के अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपीटल फोर्स अतिरिक्त कार्य करते हैं तथा अपकेंद्रीय शक्तियों के समतुल्य होते हैं। अपकेंद्रीय शक्तियों के समतुल्य होते हैं। लिखने में समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब समझाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अपकेंद्रीय शक्तियों के समतुल्य होते हैं, जिससे पृथ्वी की घूर्णन नियत रहे। जिससे पृथ्वी की घूर्णन दूसरा कारण लिखो,
कर्षण बल, कर्षण बल, ट्रैक्टिव फोर्स। देखो, इन देशांतरों से जल ज्वारीय देशांतरों की ओर कर्षित होते हैं। कर्षित यानी खींचे जाते हैं, कर्षित होते हैं या खींच जाते हैं, जिसके कारण समुद्र तल में पतन होता है, अर्थात भाटा उत्पन्न होता है। एक पैराग्राफ और फिर एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट पैरा। जो ज्वार चंद्रमा से लंबवत देशांतर पर प्रकट होता है, जो ज्वार चंद्रमा से, मेंस में भी आएगा, मुख्य परीक्षा में भी आएगा, तो इसी लैंग्वेज में लिखना है। तुम लोग के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पीटी चलता है, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट चलता है, जबकि हम भाषा वो लिखवा रहे हैं जिससे आप सीखते रहो कि मुख्य परीक्षा में कैसे लिखा जाता है, किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, आंसर राइटिंग क्या है। महासागरीय धाराओं की परिभाषा जो मैंने लिखवाई, आप देखो ध्यान से उसको। अटलांटिक महासागर पर जो मैंने नोट्स लिखवाया, देखो उसको। इंडियन ओशियन पे जो लिखवाया, देखो उसको। गागर में सागर भरा हुआ है, तो आप उसको फॉलो करो, उस भाषा को भी, उस शब्दावली को भी, लिखने के पैटर्न को भी। इसीलिए लिखवाते हैं, इसीलिए बोर्ड पे खड़ा होकर के दो चार फैक्ट को इधर उधर घुमा करके और चिल्ला चिल्ला के क्लास नहीं लेते हैं। यूट्यूब पे कूद कूद के पढ़ाने वाले बहुत बंदर हैं। चलिए छोड़िए ये सब, इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि आप उनका नाम लिख करके और हमारी तुलना करने में लग जाते हो। ऐसे कई स्टूडेंट ने आज ही किया है। चलोगे, लिखो, छोड़ो ये सब बात। लिखो, दैनिक ज्वार, या ऐसे लिखा ना कि चंद्रमा से लंबवत देशांतर पर दैनिक ज्वार प्रकट होता है, जबकि इसके विपरीत देशांतर पर अर्ध दैनिक ज्वार होता है। लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एक ही देशांतर पर दैनिक ज्वार की पुनरावृत्ति चौबीस घंटे 52 मिनट में होती है, जबकि पृथ्वी की घूर्णन
24 घंटे में चूंकि चंद्रमा अपने परिक्रमण पथ पर गतिशील है, अतः दिए गए देशांतर को चंद्रमा के नीचे या चंद्रमा से पुनः लंबवत होने में पुनः लंबवत होने में 52 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। 52 मिनट का अतिरिक्त 52 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है फीली को। अतः उसी देशांतर पर अर्धदैनिक ज्वार के लिए 26 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। इस प्रकार अर्धदैनिक ज्वार 12 घंटे 26 मिनट पर प्रकट होगा, 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पर प्रकट होगा। चलो ओके, अब समझाते हैं और बहुत ध्यान से देखना, ज्वारीय परिघटना को समझना है। पहले डेमोन्स्ट्रेशन से समझाएंगे, फिर डायग्राम से भी समझाएंगे। जब तक डेमोन्स्ट्रेशन से नहीं समझोगे आपको पिक्चर क्लियर नहीं होगा। मेरा आई प्रोटेक्टर देखो, सुनो, सब लोग मोबाइल में फुल स्क्रीन कर लो और समझने का कोशिश करो। मान लो कि ये चंद्रमा है, हमारी ये जो मुट्ठी है
ये चंद्रमा है, यही चंद्रमा है। ओके, और ये 0 डिग्री देशांतर है और पृथ्वी जैसे जैसे घूम रही है तो 0 डिग्री देशांतर भी घूम रही है। पृथ्वी घूर्णन तो कर रही है ना। अब देखो, तो 0 डिग्री देशांतर घूर्णन करते करते चंद्रमा के नीचे आ गया, लंबवत हो गया। यही देशांतर अगर इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, तो चंद्रमा से इसकी दूरी ज्यादा है। लेकिन यही देशांतर यदि चंद्रमा के बिल्कुल पास आ जाता है और लंबवत हो जाता है तो अपने न्यूनतम दूरी पर होगा, और न्यूनतम दूरी पर होगा तो गुरुत्वाकर्षण का मान उस देशांतर पर पड़ जाएगा, पृथ्वी पर नहीं। उस देशांतर पर गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ जाएगा। ऐसा मानते हैं, मान लेते हैं कि अगर चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति कार्य कर रही है, अगर वह x है, तो इस देशांतर पर x काम नहीं करेगी। चूंकि यह आकर के लंबवत हो गई, नजदीकतम हो गई, तो इस पे x+1 काम करेगी। अतिरिक्त विभेदी डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, ऐसे लिखा रहता है अच्छी अच्छी साइंटिफिक किताबों में। एनसीईआरटी जैसे किताबों में, साधारण किताबों में चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वार होता है। हमने आपको लिखवाया चंद्रमा एवं सूर्य के विभेदी गुरुत्वाकर्षण, डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। यानी हमने आपको बताया कि x के कारण ज्वार नहीं आता है, x+1 में जो +1 है उसके कारण ज्वार आता है। कितने लोग समझ गए? इसको फिर से दिखा देते हैं। मान लो ये चंद्रमा है, ये 0 डिग्री का देशांतर है, देशांतर घूम रहा है, घूर्णन कर रहा है। तो जब ये नजदीकतम और लंबवत होगा तो इस पर ग्रेविटेशनल का मान अतिरिक्त होगा, x नहीं होगा, x+1 होगा। इसी +1 को चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति कहते हैं। अब देखो, पृथ्वी के 0 डिग्री देशांतर पर अगर मान लो कि चंद्रमा ने +1 का फोर्स लगा दिया, तो पृथ्वी अपने दूसरी तरफ इसके विपरीत देशांतर, अगर इसको हम 0 डिग्री मान लेंगे तो इसका विपरीत क्या होगा? 180 होगा। तो 180 के देशांतर पर पृथ्वी भी अपना अपकेंद्रीय बल +1 के बराबर, +1 के समतुल्य लगाएगी दूसरी तरफ। इसलिए करेगी क्योंकि पृथ्वी अपने साम्यावस्था में रहना चाहेगी। न्यूटन का लॉ नंबर 1, इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था पृथ्वी अपना मेंटेन करेगी। पृथ्वी की कंडीशन में क्या हो रहा है इसको फिर से समझते हैं। पृथ्वी घूर्णन कर रही है, शांति से समझो। पृथ्वी घूर्णन कर रही है। तो अब देखो, पृथ्वी जब घूर्णन कर रही है तो इसमें 2 शक्तियां हैं। एक है बाहर की ओर कार्य करने वाली, दूसरी है केंद्र की ओर कार्य करने वाली। बाहर वाली है अपकेंद्रीय, अंदर वाली है अभिकेंद्रीय, है ना। 2 शक्तियां काम करती हैं कोई भी घूर्णन कर रहा हो तो उसमें, और दोनों शक्तियों का अगर बैलेंस होगा, संतुलन होगा, तभी घूर्णन होगा, नहीं तो घूर्णन खत्म हो जाएगा। एक उदाहरण ले लेते हैं। एक रस्सी में पत्थर बांध दो और उसको घुमाओ अपने सर के ऊपर में, घुमाओ, कल्पना करो। अब उस पत्थर में प्रवृत्ति है बाहर भागने की, तो जो परिधीय भाग बन रहा है, जो तुम रोटेट कर रहे हो रस्सी को, तो इसका जो परिधि भाग बन रहा है, जो पत्थर जहां पर है वहां पर बाहर निकलने की शक्ति कार्य कर रही है, यानी अपकेंद्रीय बल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। लेकिन तुमने रस्सी को पकड़ रखा है और केंद्र की ओर उसको तुम खींचते हो, है ना, तो वो भागती नहीं है रस्सी, वो पत्थर बैलेंस रहता है, रोटेशन चलते रहता है। करके देखो, जितना तेज रोटेशन करोगे, जितना भारी पत्थर होगा, उतना ही तुमको अंदर तेजी से पुल करना पड़ेगा। ये क्या है? ये है सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय शक्ति। रोटेशन तभी होता है जब अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय शक्तियां कार्य करें। अपकेंद्रीय शक्ति है विषुवत की ओर, विषुवत के पास है, बाहर की तरफ है, परिधीय है। अभिकेंद्रीय शक्तियां केंद्र की ओर, अर्थ के सेंटर की ओर काम करती है। समझ में आया?
तो पृथ्वी में भी ये दो शक्तियां कार्य कर रही है। अब अगर तुमको अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय समझ में आ गया तब हम ज्वार समझा सकते हैं। ज्वार की कहानी एक बार फिर से सुना देते हैं। ज्वार का अर्थ है समुद्र तल में उत्थान। समुद्र तल जल है ना, तो जल में ऊपर की तरफ स्विंग होना, समुद्र तल का ऊपर की तरफ आना। एक कटोरा में पानी भर लें और कटोरे को इधर ऐसे करें फिर इधर ऐसे करें तो पानी का लेयर इधर बढ़ता है कभी इधर बढ़ता है। कुछ इसी तरह का परिघटना है। इसी को चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण और अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय शक्तियों के आधार पर समझना है आपको। आपके लिए फिर से देखो, मान लो ये चंद्रमा है। दैनिक ज्वार में सूर्य का हम लोग काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, सूर्य को ही बाहर रखो। दैनिक ज्वार में चंद्रमा है, 0 डिग्री देशांतर है, तो 0 डिग्री देशांतर घूमते हुए चंद्रमा के नीचे आई। तो जब चंद्रमा के नीचे आई तो नजदीक हो गई, तो डिस्टेंस घटता है तो गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है? न्यूटन का नियम है ना, F इज इक्वल टू m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर जी। मतलब समझे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दो पिंड, 2 सेलेस्टियल बॉडीज, वो डिस्टेंस के वर्ग के विषमानुपाती होता है और उसके द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होता है। यानी जितना द्रव्यमान अधिक होगा उतना गुरुत्वाकर्षण अधिक, और जितनी दूरी अधिक होगी उतना गुरुत्वाकर्षण कम होगा। सामान्य सा चीज है, बचपन से पढ़ा होगा। अब गुरुत्वाकर्षण के नियम को लगाते हैं। अब तो शायद कुछ लोग समझ ही जाओ अच्छे से कि मान लो कि चंद्रमा है, पृथ्वी का ये देशांतर है। पृथ्वी को नहीं लेना है, देशांतर को लेना है। 0 डिग्री का मेरा देशांतर है। अभी 0 डिग्री का देशांतर घूम करके चंद्रमा के नीचे आया, तो चूंकि डिस्टेंस कम हो गया इसका, तो क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बढ़ गया। यानी अब गुरुत्वाकर्षण x नहीं है, x +1 है। +1 का अतिरिक्त फोर्स काम कर गया। तो यहां पर जो समुद्र का जल है वो चंद्रमा की तरफ ऐसे उछाल लेगा या ऊपर की ओर उठने लगेगा। ओके, अब पृथ्वी के एक भाग में चंद्रमा ने +1 अतिरिक्त शक्ति लगा दिया। मेरा हाथ है, ये राइट हैंड है, चंद्रमा इसको खींच रहा है, तो पृथ्वी क्या करेगी? चंद्रमा की तरफ मूव तो नहीं करेगी ना। पृथ्वी क्या करेगी कि अपने दूसरे हाथ की तरफ, मेरे राइट की तरफ, चंद्रमा लेफ्ट में हमको खींची एक +1 के फोर्स से, तो राइट में +1 का अपकेंद्रीय बल पृथ्वी भी लगाएगी, तभी ना पृथ्वी साम्यावस्था में रहेगी। यानी अगर 0 पर +1 काम कर रहा है चंद्रमा के गुरुत्वीय शक्ति के कारण, तो 180 डिग्री पर, उसके विपरीत देशांतर पर काम कर रहा है पृथ्वी का अतिरिक्त एक्स्ट्रा एक्सीडिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझे? यानी जो ज्वारीय शक्ति होती है वो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण नहीं है, चंद्रमा का विभेदी गुरुत्वाकर्षण है। और जो दूसरी तरफ ज्वार आ रहा है 180 डिग्री पर, वह पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल नहीं है, वह पृथ्वी का एक्सीडिंग अतिरिक्त अपकेंद्रीय बल है। ये बात तुम्हारे समझ में आई या नहीं, मुझे ये बताओ पहले। फलना टीचर ढिमकाना टीचर तो बहुत करते रहते हो, हमारे अपसेट करते रहते हो मुझे। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? लिख करके भेजो कितना लोग समझा। +1 क्या है? विभेदी गुरुत्वाकर्षण क्या है? अतिरिक्त अपकेंद्रीय शक्ति क्या है? हाँ, विभेदी मतलब वही है।
आज तक ऐसा कोई नहीं समझाया, क्योंकि किसी को समझ में कहां आता है। गुस्सा बहुत दिलाते हो तुम लोग। तुम में से कुछ लोग हम क्लास शुरू करते हैं पहले ही ऐसा एसएमएस भेजते हो कि हम रोज इरिटेट हो जाते हैं। इसीलिए ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में बड़ा अंतर होता है। ऑफलाइन में तो किसी की हिम्मत नहीं है, जो मन में सोचता है वो अपना बैठे रहता है सोच करके। यहां तो गंवार लोग टाइप कर देते हैं, पता नहीं कौन सर हैं क्या सर हैं। तो वहीं जाके पढ़ना, तो यहां क्यों आया हुआ है? चलो छोड़ो, जस्ट लीव आउट, कम आउट ऑफ इट। चलो ओके, अब देखो समझते हैं इसको और ध्यान से देखो। तो 0 डिग्री पर ज्वार आया चंद्रमा के कारण, +1 के कारण, और इधर एक सेकंड रुको। चलो ओके, दूसरा एक्सप्लेनेशन तुमको फिर से बताते हैं। तो 0 डिग्री पर चंद्रमा के कारण ज्वारीय शक्ति +1 के कारण, और 180 डिग्री पर अपकेंद्रीय बलों के बढ़ने के कारण, जो पृथ्वी ने बढ़ाया उसके कारण। ओके, अब देखो ये 0 है, ये 180 है। अब इसके लंबवत जाओ, यानी 90 डिग्री इधर आओ, 90 डिग्री इधर आओ, तो ये 90 डिग्री पूर्व, 90 डिग्री पश्चिम देशांतर हो गया ना। तो ये जो 90 डिग्री पूर्व और पश्चिम देशांतर है, यहां पर 2 फोर्स काम करेगा। पहला है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों काम करेगा? मैंने आपको अभी समझाया कि पृथ्वी के कॉन्टेक्स्ट में 0 और 180 पर अपकेंद्रीय शक्तियां बढ़ गई है। +1 बढ़ा था ना अपकेंद्रीय शक्ति। तो अगर अपकेंद्रीय शक्तियां बढ़ रही है तो अभिकेंद्रीय शक्तियों को भी उतनी ही मात्रा में क्वांटम में बढ़ाना पड़ेगा। और अगर नहीं बढ़ाओगे तो रोटेशन नहीं होगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया था आपको रस्सी बांध करके वो, तो यहां पर क्या हो रहा है कि रस्सी वाले उदाहरण में कि जो पत्थर है उस पे +1 का फोर्स अतिरिक्त आ गया, तो तुम जो नीचे खींच रहे हो इसको भी तो +1 बढ़ाओगे तभी तो रोटेशन होगा। उसी तरह से पृथ्वी में भी अगर चंद्रमा के नीचे +1 बढ़ रहा है और उसके विपरीत देशांतर 180 पर भी +1 बढ़ रहा है, तो 90 ईस्ट और 90 वेस्ट पर भी +1 का शक्ति बढ़ेगा। सेंट्रीपिटल, अभिकेंद्रीय, अंदर की ओर शक्तियां काम करेगी, तो वहां जो जल स्तर है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है, अतिरिक्त सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है पृथ्वी के घूर्णन को बैलेंस रखने के लिए, संतुलित रखने के लिए। समझा? और दूसरा क्या कारण है कि अगर 0 डिग्री 180 डिग्री पर अगर ज्वार उत्पन्न हो रहा है और पानी ऊपर उठ रहा है, तो पानी क्या करेगा? वो ट्रैक्शन करेगा। 90 डिग्री से पानी ट्रैक्शन होकर के, ट्रैक्टर होता है ना, कर्षण, खींचना, तो पानी का खिंचाव हो रहा है। तो 90 डिग्री ईस्ट से भी पानी का खिंचाव हुआ, 90 डिग्री वेस्ट से भी खिंचाव हुआ, तो यहां पर 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री पर भाटा की स्थिति उत्पन्न होगी, समुद्र तल में पतन होगा। यानी एक साथ 4 परिघटनाएं उत्पन्न होगी, 2 ज्वार, 2 भाटा, और उनके बीच में 90 डिग्री का देशांतरीय अंतर होता है। कितना लोग समझा? भाटा, ज्वार समझाया, भाटा समझाया। बताओ जल्दी, भाटा समझा? भाटा का 2 कारण है, सेंट्रीपिटल फोर्स, एक्सीडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, और ट्रैक्शन, ट्रैक्टिव फोर्स। ओके, वंडरफुल। झूठ मत लिखना कि अंडरस्टूड सर, थैंक यू सर, झूठ नहीं लिखना चाहिए। वीडियो को 1-2 बार और देखना। अब चलते हैं एक और छोटा सा डिस्कशन है, बहुत ध्यान से सुनना। वो लोग बिल्कुल नहीं सीख पाते हैं जो पहले से कुछ अधकचरा ज्ञान लेके बैठे रहते हैं। उनको टेंशन चल रहा है कि सूर्य कहां गया। अरे महामूर्ख, सूर्य वाला बात आएगा धीरे धीरे। भगवान एक ही मुंह दिया है, धीरे धीरे सामान्य रूप से समझने की कोशिश करो। पहले 15 साल में IITian मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, और यहां गांव के 2-4 गंवार बेचारे टाइप कर देते हैं।
खैर छोड़ो, मुझे इरिटेट कर देते हो शुरू में ही और हम परेशान हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट आप देखते हैं। चलो यहां देखो, सबसे पहले देखो हमने दो ज्वार दो भाटा बनाया। अब देखो मान लो ये चंद्रमा है और ये हमारा 0 डिग्री का देशांतर है ना। तो 0 डिग्री देशांतर पर क्या आया? ज्वार आया, +1 के कारण, अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण के कारण। अब देखो, अब पृथ्वी 24 घंटे में घूम करके वापस आई उसी पोजीशन पे। 24 घंटे पृथ्वी का घूर्णन हुआ, तो चंद्रमा 24 घंटे में 0 डिग्री देशांतर घूम करके वापस वहीं पर आई। लेकिन यहां पर अब चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा परिक्रमण पथ में आगे जा चुका है। अब चंद्रमा परिक्रमण पथ में जब आगे जा चुका है तो इस देशांतर पर ज्वार तो नहीं आएगा, अब तो ज्वार नहीं आएगा ना दोबारा। तो ये 52 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है घूर्णन करते हुए, तब 0 डिग्री देशांतर पुनः चंद्रमा के नीचे लंबवत हो जाएगा। यानी जो पुनरावृत्ति होगी उच्च ज्वार की, चंद्रमा के नीचे वाले उच्च ज्वार की, वो 24 घंटे और 52 मिनट में होगी। समझ में आया? और दूसरा इसको समझना है कि अगर चंद्रमा के नीचे वाला ज्वार 24 घंटे 52 मिनट में आ रहा है, तो ये जो अपोजिट था 180 पर जो ज्वार है वो उस पर कितने देर में आएगा? 12 घंटे 26 मिनट पे आएगा ना। आधा कर लो उसका, तो 12 घंटे 26 मिनट पे अर्ध ज्वार और 24 घंटे 52 मिनट में पुनः दैनिक ज्वार का पुनरावृत्ति होगा, अर्ध दैनिक और दैनिक। एक बार और ध्यान से सुनो, जो ज्वार, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा ये, जो ज्वार चंद्रमा के नीचे उत्पन्न हो रहा है वो दैनिक ज्वार है, और जो ज्वार उसके विपरीत देशांतर पर हो रहा है, 180 पर हो रहा है, वह अर्ध दैनिक ज्वार है। तो चंद्रमा वाला जो देशांतर है यानी 0 डिग्री है, ये 12 घंटे 26 मिनट में यहां पर आता है उस पोजीशन में। चंद्रमा में तो थोड़ा खिसका है, तो 12 घंटे 26 मिनट में उस पोजीशन पे आता है जब उस पे अर्ध दैनिक ज्वार होगा, और 24 घंटे 52 मिनट में फिर उस पे दैनिक ज्वार फिर से उत्पन्न होगा। यानी 0 डिग्री देशांतर पर, यह लाइन यूपीएससी ने पूछा है पीटी में, 0 डिग्री देशांतर पर दैनिक ज्वार कितनी देर में पुनरावृत्त होगा? 24 घंटे 52 मिनट में। लेकिन उसी 0 डिग्री देशांतर पर अर्ध दैनिक ज्वार कब होगा? 12 घंटे 26 मिनट पर। समझा या नहीं? अगर समझ में आ गया तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछते हैं। हे प्रभु, 0 डिग्री का मैंने उदाहरण लिया है मेरे भाई, आप 10 डिग्री का ले लो, 50 डिग्री का ले लो। एक से एक कैरेक्टर है बाप रे। 0 डिग्री तो मैंने उदाहरण लिया समझाने के लिए। अब यहां देखो, मान लो 0 डिग्री है, अब 0 डिग्री विस्थापित होकर के आगे चला गया तो 10 डिग्री पर उच्च ज्वार आएगा, और इधर 10 डिग्री ईस्ट पे अगर उच्च ज्वार आएगा तो उसका विपरीत देशांतर क्या होगा? 170 डिग्री वेस्ट होगा। ईस्ट का ऑपोजिट क्या होता है? वेस्ट। और दोनों का सम टोटल क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। नहीं तो अगर मान लो, ध्यान से सब लोग देखो, इसी बहाने सब लोग देखो, मान लो कि 0 डिग्री पे ज्वार आया, अब धीरे धीरे पृथ्वी घूर्णन करके 0 डिग्री आगे निकल गई, तो उसके नीचे क्या आएगा? 1 डिग्री आएगा, फिर 2 डिग्री आएगा, सब पे ज्वार आता चला जाएगा।
और 10 डिग्री आएगा, 20 डिग्री आएगा। मान लो यहां पर 20 डिग्री का पूर्वी देशांतर है, उस पर ज्वार है, तो दूसरा ज्वार कहां पर होगा बताओ मुझे। अगर 20 डिग्री पूर्व पर उच्च ज्वार आया है, चंद्रमा के नीचे वाला दैनिक ज्वार आया हुआ है, तो दूसरा उसी समय दूसरा ज्वार कहां आया हुआ है ये बताओ। 160 डिग्री वेस्ट। अरे 20 डिग्री इधर है तो उधर 160 होगा, तब ना 180 डिग्री होगा। हां, तो इधर अगर ईस्ट है तो उधर क्या करोगे, वेस्ट करोगे। उसका ईस्ट का उल्टा क्या है, वेस्ट है ना। चलो एक अंतिम प्रश्न पूछते हैं। मान लो कि 50 डिग्री पूर्वी देशांतर चंद्रमा के नीचे है और ज्वार आया, तो उसके विपरीत कौन सा देशांतर है जहां पर अर्ध ज्वार आ रहा है, अर्ध दैनिक ज्वार आ रहा है बताओ। चंद्रमा के नीचे 50 डिग्री ईस्ट है, तो उसके विपरीत देशांतर कौन से हैं जहां पे अर्ध दैनिक ज्वार आ रहा है। एक 130 डिग्री वेस्ट होगा। सही है, सब लोग लिखना शुरू कर दिया, वेरी गुड। पूरा जो गेम खराब करता है ना वो 2-3 बच्चा रहता है, और कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाए ये बड़ा डिफिकल्ट है। अब एक लिख रहा है साउथ 130। अरे भैया साउथ कहां से आ गया, देशांतर साउथ होता है क्या। ईस्ट है तो वेस्ट बोलो ना, साउथ कहां से आ गया। 130 डिग्री वेस्ट, बिल्कुल सही। चलो उत्तर दो, चंद्रमा के नीचे जो ज्वार आया वो दैनिक है या अर्ध दैनिक है। दैनिक ज्वार है या अर्ध दैनिक ज्वार है। चंद्रमा के नीचे जो आया वो दैनिक है, और पृथ्वी के अपकेंद्रीय शक्ति के कारण चंद्रमा के ऑपोजिट देशांतर पर जो आया वो क्या है। अक्षांश और देशांतर को क्लास 6ठे क्लास में पढ़ाया जाता है। आईएएस बनने वाले लोगों को अक्षांश देशांतर नहीं पता है, इसीलिए तुम लोगों को पहले एसएससी वाले कुछ जीएस के क्लास कर लेने चाहिए। अर्धदैनिक बिल्कुल सही, सबने सही उत्तर दिया है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको न एनसीईआरटी में मिलेंगे न किसी किताब में मिलेंगे, इसलिए यहां पे ध्यान से सुन करके समझ लेना है, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही घुमाता है। अब एक प्रश्न लिखो, हम तुम्हारा टेस्ट ले रहे हैं, लिखो। दैनिक अर्ध दैनिक ज्वार पर यूपीएससी ने प्रश्न पूछा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी गलत कर रहे थे उस पर। बताओ, एक प्रश्न पूछ रहे हैं, दैनिक और अर्ध दैनिक दोनों की ऊंचाई बराबर होती है। अर्ध दैनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि 0 डिग्री को आधा दिन लगता है वहां पहुंचने में घूम करके, तो 0 डिग्री पर भी तो अर्ध दैनिक ज्वार आएगा, और 180 डिग्री पर भी दैनिक ज्वार आएगा। पृथ्वी के घूर्णन को समझो। चलो एक प्रश्न देते हैं, आप उसको लिखो। लिखो।
लिखो, दिए गए देशांतर पर अर्ध दैनिक ज्वार की पुनरावृत्ति चौबीस घंटे 52 मिनट में होती है। बताओ ये कथन सही है या गलत? अच्छे अच्छे कोचिंग वाले भी इसका गलत उत्तर निकाले थे। तुम बताओ कितना सीखा तुमने? सब लोग लिख रहा है गलत, सिर्फ 2 लड़कों ने लिखा है सही। ये लाइन बिल्कुल सही है। मुझे बहुत अफसोस है कि आप लोग नहीं समझ पाए इसको। ये बिल्कुल सही है। प्रश्न को ध्यान से सुनो, प्रश्न को ध्यान से देखो, चित्त को शांत करो और ध्यान से देखो। देखो इसमें लिखा है दिए गए देशांतर पर अर्ध दैनिक ज्वार की पुनरावृत्ति। इसका मतलब क्या है कि दिया गया देशांतर 180 है और 180 पर अर्ध दैनिक ज्वार कब आएगा? 24 घंटा 52 मिनट घूमोगे तभी तो फिर 12 घंटा 26 मिनट में तो उस पर दैनिक ज्वार आ जाएगा। वो तो चंद्रमा के नीचे होगा और चंद्रमा के नीचे जो ज्वार होगा उसको दैनिक ज्वार कहेंगे। लोग हम ही को ब्लेम कर रहे थे, सर अभी तो बताए थे आप। इसी लॉन्गिट्यूड पर दोबारा ज्वार तभी होगा ना, दोबारा अर्ध दैनिक तभी आएगा ना जब 24 घंटे पृथ्वी घूम जाएगी। अब कितना लोग समझा? मैंने आपको समुद्री धारा पढ़ाया, हम आपको ज्वार पढ़ा रहे हैं, हमने आपको प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ाया, हमने आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ाया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताई, अर्थक्वेक, वल्केनिज्म, पर्वत निर्माण कहां होगा, कटक निर्माण कहां होगा, सारी संकल्पनाओं को मैंने समझाया। हमारे क्लास का अर्थ है कि आपके समझ में आना चाहिए, बाकी तो लुसेंट गाइड में रटने का है ही। अब आप कहीं भी जाओ, कहीं भी ज्वार के चैप्टर को पढ़ो तो आपको दुनिया की हर किताब सरल लगे। अब एक लिख रहा है अल नीनो नहीं हुआ सर। देखिए इस गंवार को, इस महामूर्ख को देखिए कि 100 बार बताया कि अल नीनो मॉनसून के साथ पढ़ाएंगे। ये बेचारे अभी से पागल बने हुए हैं। ये ना अभी हम मर भी नहीं गए, ना हम कोर्स छोड़ के चले गए। इसीलिए पता है हिंदी मीडियम पढ़ाने में खून जलता है।
इसमें 20% लोग इतने गंवार और बेचैन होते हैं ना, उनकी हंसी ठिठोली मुखर्जी नगर में भी मुझे दिखती है, रोड पर, चाय के दुकान पर लंबा लंबा फेंकते हुए। अल नीनो पढ़ाया जाएगा। देखो, अगर हम कुछ पूछते हैं उस पर आप गलती करते हो तो उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन गलती करते हो ऊपर से रिएक्ट करते हो कि आपने ही तो बताया था। क्या क्या बोल जाते हैं, तुम्हारे लिए नहीं बोल रहे हैं, तुमको क्यों लग रहा है? तुमको नहीं पता है ना, तुम तो स्क्रीन देख नहीं रहे हो कि स्टूडेंट क्या क्या लिख देता है। आर कुमार के सर में भी कुछ कुछ लिख देता है, मेरे में तो उतना कुछ नहीं लिखता है, लेकिन फिर भी ऐसा ऐसा बात लिखता है कि हम लोग थ्रेड कटवाने में लगे हुए हैं। आर कुमार सर के क्लास से 5, तो आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोगों की भाषा विनम्र होनी चाहिए, आप लोगों को पूरे धैर्य से सीखना चाहिए। अब बताओ, ज्वार पढ़ा रहे हैं तो लिख रहा है अल नीनो, अब इसको क्या कहेंगे? ये महामूर्ख नहीं है? क्या कहेंगे इसको? इनके अनुसार महासागरीय धारा में अल नीनो पढ़ा देना चाहिए। अब यही हमको पढ़ाएंगे, बताएंगे कि हमको कहां पढ़ाना चाहिए। मेरी छोटी सी विनती है कि आप पूरा कोर्स करो, कमी तो रही जाएगी, लास्ट में गाली गलौज करते रहना, अभी उसकी जरूरत नहीं है। हर टीचर ने शिकायत कर दिया है आप लोगों का, आप लोगों के बैच का, क्योंकि हर टीचर मेरे पास शिकायत लेकर के आता है, कहता है कि सर आपने कम फी में गंवार महामूर्ख स्टूडेंट का एक फौज खड़ा कर दिया है, बताओ हम क्या करें? हम तो नाम ले रहे हैं। आशीर्वाद सर परेशान हुए, मंजेश सर एक बार बिगड़ गए, किसका नाम लूं अभी, आर कुमार सर परेशान हो गए। क्या करें? हम भी देखते हैं कि वैसे ही तुम लोग हरकत करते रहते हो, पढ़ा रहे हैं टाइड, पूछ रहे हो अल नीनो। हमारे सामने ऐसा लड़का बैठा रहे, हम तो उसको तेज थप्पड़ जड़ दें कान के नीचे। महामूर्ख तो बहुत, अब महामूर्ख बोल दिए तो कई लोग रिएक्ट कर रहा है कि अब हम लोग को क्या क्या बोल देते हो। तुमको नहीं बोला है, जो लड़के यहां पे इस तरह का एसएमएस लिखते हैं, तुम अपने आप को एज ए कम्युनिटी क्यों देख रहे हो? तुम अपने आप को एज एन इंडिविजुअल देखो। ये देखो, मेरी परेशानी नहीं है, हमारे सभी शिक्षकों की परेशानी बन रही है ना। आर कुमार सर हमसे भी 10-15 साल सीनियर आदमी हैं, अपने ढंग से पढ़ाते हैं, मेहनत से ही पढ़ाते हैं। आशीर्वाद सर इन्वायरमेंट में कुछ लोग लिखेगा अच्छा पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग ये हो गया वो हो गया, तमाशा करके रखे हो यार, क्या बोलूं मैं। ये मेरा अपना कोई व्यक्तिगत भाव नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम इस प्रोग्राम के केंद्र में हैं और टीचर मेरे लिए जुड़े हैं। टीचर आपके लिए नहीं आए हुए हैं यहां पे, और आप लोग किसी का सम्मान ही नहीं कर रहे हो, किसी को कुछ भी लिख दे रहे हो।
मजा ले रहे हो, सामने में दृश्य नहीं हो तो मजा ले रहे हो, कुछ भी टाइप कर देता है कोई लड़का। वैसे भी जो भी टीचर आ रहे हैं ये मुखर्जी नगर के तो माने हुए टीचर हैं, 15-20 साल से सब लोगों ने अपनी सत्ता बना रखी है। तो अब इनका सम्मान नहीं करना है तो फिर पता नहीं क्या करना है जिंदगी में आप लोगों को। क्या बोलूं, ये सब बातें हम थोड़े ना सोच करके आते हैं कि मुझे बोलना है, हम तो आते हैं जो रफी पढ़ाने। चलो ओके, उससे क्या है ना कि टीचरों का भी है कि चलो जल्दी जल्दी पढ़ा के निकल जाए, ऐसा कर देंगे वो लोग सब। मेरी बदनामी हो रही है, सब लोग कहते हैं करियर व्हील पे पूरे देश का गंवार पड़ता है। अब ये कोई बात हुआ, अच्छे बच्चे इतने सारे जुड़े हुए हैं। आप लोग जिस तरह से एसएमएस लिखते हो तो मुखर्जी नगर के सारे टीचर तो हमारे साथ जुड़े जुड़े हुए हैं। अब उन लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि करियर व्हील एक सस्ता प्लेटफॉर्म है, तो वहां पे तो गंवार आएंगे ही आएंगे। सर आपको फी रखना चाहिए 1 लाख रुपया, आप 1 लाख फी रखो, 80,000 फी रखो, देखो अच्छे बच्चे आएंगे, कम ही बच्चे आएंगे, अच्छे बच्चे आएंगे, अच्छे घर से आएंगे, सड़क छाप नहीं आएंगे। ये डिस्कशन चल रहा है। मुझे शेयर नहीं करना था लेकिन मैंने फिर भी शेयर कर दिया। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग कोई भी टीचर आए तो आप ये डिमांड कर दो, हमसे डिमांड कर दो कि उनका 1-2 क्लास और करवा दीजिए, टॉपिक लिख के मेरे पास भेज दो, ये टॉपिक फिर से करवा दीजिए, तो कितना अच्छा रहेगा। उस टीचर पे कमेंट करके मजा लेने से, अब बताओ एसएससी के टीचरों से तुम्हारे ही बैच के लड़के तो लिख रहे हैं, मेरी तुलना कर रहे हैं। अब जो व्यक्ति 15 साल में पता नहीं 1500 आईआईटीएन को पढ़ाया होगा कि 5000 आईआईटीएन को पढ़ाया हुआ है, उसका तुलना लोग करने लगते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। अब इंटरनेट की दुनिया में तो हम बहुत परेशान हो ही गए हैं। चलो कोई नहीं, चलो लिखो। अब लिखते हैं हम लोग, दैनिक ज्वार से निकलते हैं। अब लिखो मासिक ज्वार। मासिक ज्वार, मंथली टाइड्स। मासिक ज्वार में लिखो, यह चंद्रमा एवं सूर्य के गुरुत्वीय शक्तियों के हार्मोनिक सम से उत्पन्न होता है, अथवा वेक्टर सम से। हार्मोनिक सम मतलब क्या हुआ? हिंदी में लिख लो संयुक्त शक्ति से।
अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखा रहा है कि एक दूल्हा है, शादी करने जा रहा है, शायद बिहार या ईस्टर्न यूपी का वीडियो है। तो जर्नलिस्ट उसे पूछता है कि शादी करने जा रहे हैं, कोरोना में 50 लोगों का लिमिट है, आप 200 बारात लेके जा रहे हैं, तुमने देखा होगा। या तो ये फेक वीडियो है क्या है पता नहीं, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो दूल्हा बोलता है कि कोरोना क्या है, कुछ नहीं है। जर्नलिस्ट उसको मारना शुरू कर देता है दूल्हे को। लिखो, मासिक ज्वार चंद्रमा एवं सूर्य के संयुक्त शक्तियों का परिणाम होता है। It is the harmonic sum or the vector sum of the gravitational force of the sun and the moon. लिखो, मासिक ज्वार दो प्रकार के होते हैं। मासिक ज्वार दो प्रकार के होते हैं। पहला है दीर्घ ज्वार, स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड। दूसरा है नीप टाइड, लघु ज्वार। स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। दीर्घ ज्वार में लिखिए, यह पूर्णिमा एवं अमावस्या को उत्पन्न होता है। जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक ही क्षैतिज तल में प्राप्त होंगे। एक ही क्षैतिज तल में प्राप्त होंगे। यह दशा सिजगी कहलाती है। यह दशा सिजगी कहलाती है। लिखो, सिजगी दो प्रकार का होता है। युति एवं वियुति। नेक्स्ट, युति की दशा में चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य होता है। अर्थात अमावस्या। फिर लिखो, वियुति लिखो, जब पृथ्वी चंद्रमा एवं सूर्य के मध्य होगी, अर्थात
पूर्णिमा। इन दोनों दशाओं में इन दोनों दशाओं में दीर्घ ज्वार उत्पन्न होंगे क्योंकि चंद्रमा एवं सूर्य की शक्तियां पृथ्वी के अपकेंद्रीय बलों के साथ सदिश योगफल में होता है, में प्राप्त होता है। सदिश योगफल में प्राप्त होता है। फिर लिखो, दीर्घ ज्वार का अर्थ है हाई एम्पलीट्यूड, हाई मैग्नीट्यूड। दीर्घ ज्वार का अर्थ है उच्च ज्वार, जिसमें आयाम एवं परिमाण दोनों उच्च हैं। आयाम एवं परिमाण दोनों उच्च हैं। अब लिखिए नीप टाइड क्या है। नीप टाइड क्या है? तो लिखिए, लघु ज्वार का अर्थ है उच्च ज्वार। लघु ज्वार का अर्थ है उच्च ज्वार। जिसके परिमाण एवं आयाम
निम्न होते हैं, क्योंकि यहां चंद्रमा की गुरुत्वीय शक्ति चंद्रमा एवं सूर्य की गुरुत्वीय शक्ति प्रतिस्पर्धी होती है। आप देखो कि उत्तर लेखन में, आंसर राइटिंग में संस्कृत निष्ठ शब्दों के प्रयोग से भाषा लघु हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो आप ज्यादा लिख पाओगे। अब आगे इसमें एक पैराग्राफ और फिर एक्सप्लेन करते हैं। अभी लिखवा ही रहे हैं, कुछ लोग दनादन पूछना शुरू कर दिया। अरे भाई, जब समझा दें, अभी आधा ही लिखवाएं। चलो कोई नहीं। लघु ज्वार महीने के प्रथमांश एवं तृतीयांश पर प्रकट होता है। प्रथमांश एवं तृतीयांश पर प्रकट होता है जब तीनों पिंड समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं या समकोणीय दशा में होते हैं। समकोणीय दशा में होते हैं। चलो एक लाइन में वैसे ही पूछते हैं आपसे कि नीप टाइड उच्च ज्वार है या नहीं? नीप टाइड में समुद्र तल में उत्थान होगा या पतन? उत्थान होगा या पतन? ये प्रश्न भी आईएएस में पूछा है, पूछने की संभावना भी है। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं उत्थान होगा सर, और मुझे अपार खुशी हो रही है कि आप सच लिख रहे हो। लेकिन कुछ लोग पतन भी शुरू कर दिए लिखना। अरे उत्थान होगा भाई, स्प्रिंग टाइड हो, नीप टाइड हो, दोनों ही तो ज्वार है ना। दोनों के आयाम और परिमाण में अंतर होता है, दोनों ही उच्च ज्वार है।
अब ओह लिखने से क्या फायदा है। चलो कोई बात नहीं, इस बहाने सीख तो रहे हो। देखो यहां पे यह है सन, यह है अर्थ, और ये मान लेते हैं मून। मून ये सब, ये मून है, ये मून है, ये मून है। इसको अगर हम M1 मान लें तो M2, M3, तो ये कहलाता है फर्स्ट क्वार्टर, प्रथमांश, महीने का 8वां दिन, 7वां दिन। यह है सेकेंड क्वार्टर, यह है तुम्हारा थर्ड क्वार्टर। महीने में 30 दिन होता है ना, 28 दिन, 1 2 3, यह फोर्थ क्वार्टर, चतुर्थांश। बाकी समझो। लेकिन हम तुमको डेमोन्स्ट्रेशन से ही दिखाएंगे, और इस पर भी दिखाएंगे। मासिक ज्वार को 2 तरह से एक्सप्लेन करना होगा। ओके, बहुत अच्छा, तुम्हारे लिए भी अपॉर्चुनिटी है समझने का, सीखने का। देखो ध्यान से, मान लो कि सूर्य है हमारे राइट हैंड साइड में, सूर्य है। सूर्य तो भाई बहुत बड़ा है, तो सूर्य है, ये पूरा दीवाल ही सूर्य की तरह है। सूर्य को एक बिंदु मत ले लेना। सूर्य है, विशाल सूर्य है। बिंदु की तरह तो चंद्रमा है, और बॉल की तरह पृथ्वी है। तो एक बॉल है, एक बिंदु है, और एक विशाल सतह है तो ऐसे ही। या एक बड़ा बॉल है, ऐसा कुछ मान लो कि एक कॉस्को का बॉल है, और एक फुटबॉल से भी बड़ा बॉल है सूर्य, और एक पृथ्वी को कॉस्को मान लो, और चंद्रमा को एक बिंदी मान लो। बिंदी, यहां लगाने वाला बिंदी, जो आजकल, जो पहले महिलाएं लगाती थी। पहले महिलाएं कान वान नाक वाक में पहनती थी, आजकल पुरुष लड़के भी नाक वाक कान में पहन रहे हैं। कुछ दिन के बाद लड़के बिंदी भी लगाएंगे, ऐसा लग रहा है। वैसे ही बोल रहे हैं, चलो फैशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। चलो देखो समझो, तो मान लो ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। हमारा लेफ्ट हैंड क्या है? पृथ्वी है। राइट हैंड को हमने मान लिया है चंद्रमा। ओके, तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमण कर रही है ना। चंद्रमा के चारों तरफ पृथ्वी का परिक्रमण चल रहा है। अब क्या होता है कि परिक्रमण पथ में चंद्रमा मान लो यहां पर आ गई, तो ये पृथ्वी, ये चंद्रमा और पीछे सूर्य, तीनों एक क्षैतिज तल पे आ गया ना। अब ये जब क्षैतिज तल पे आ गया, इसी को हम लोग सिजगी कहते हैं। अब ये क्षैतिज तल पे आ गया, तो ये अमावस्या की दशा है। क्यों अमावस्या है? क्योंकि पृथ्वी पे आप रहते हो, बीच में चंद्रमा आ गया, तो चंद्रमा का जो सतह सामने से दिख रहा है वो क्या है? उस पे सूर्य की किरणें नहीं आ रही हैं, उसके पीछे सूर्य की किरणें आ रही हैं। जैसे यहां देखो, इधर यहां पर सूर्य की किरणें आ रही हैं, और ये सतह तो डार्क है। आप कहां रह रहे हो? आप पृथ्वी पे रह रहे हो, आप यहां रह रहे हो, तो आपको क्या दिखेगा? चंद्रमा डार्क हो गया ना। तो चंद्रमा जब डार्क हो गया तो ये अमावस्या है, यानी यही दशा है अमावस्या की। ये अमावस्या है, ठीक है।
इसको फिर से समझो। यह है हमारी पृथ्वी, यह है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा परिक्रमण करते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ गया, अमावस्या। अब यहां से जब चंद्रमा परिक्रमण करते हुए आगे निकलती है अपने पथ में, तो चंद्रमा का जो एक किनारा है, सूर्य की तरफ वाला जो किनारा भाग है, वो किनारा दिखना शुरू हो जाता है। उसी को कहते हैं दूज का चांद। समझ गए? ईद मुबारक हो। तो ये दूज का चांद यही है। या जो भैया दूज होता है, या फिर हिंदू फेस्टिवल्स भी होते हैं, जो करवा चौथ होता है, वो सब दूज के चांद पे ही आधारित है। करवा चौथ में तो चौथा दिन हो गया खैर, लेकिन ये दूसरा दिन है, ईद होगा, ये भैया दूज होगा। अब इससे आगे चलो तो ये हो गया करवा चौथ, 4 दिन बाद। अब यहां पर आओगे इधर, तो अब क्या है कि अब त्रिभुज बन रहा है। ये रहा चंद्रमा, ये रही पृथ्वी, और ये रहा सूर्य। त्रिभुज बना ना, ये त्रिभुज बना। ये कैसा त्रिभुज बन रहा है? ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। ये देखो, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये जो होता है, ये कहलाता है फर्स्ट क्वार्टर। ये फर्स्ट क्वार्टर है। 7-8 दिन के बाद, कभी कभी 7 दिन, कभी कभी 8 दिन, 7 से 8 दिनों में फर्स्ट क्वार्टर आ जाता है, प्रथमांश आता है। तो प्रथमांश में अर्धचंद्र दिखेगा। समझ गए? अर्धचंद्र क्यों दिखेगा? क्योंकि देखो, यहां चंद्रमा का कोई भाग नहीं दिख रहा है। जैसे जैसे चंद्रमा यहां पर आ गया, अब चंद्रमा का जो ये वाला भाग है, इधर वाला चंद्रमा अगर यहां पर इस तरह से है, तो ये वाला हाफ वाला भाग दिखेगा। जैसे ये भाग दिखना शुरू होगा, ये भाग प्रकाशित हो गया, तो अर्धचंद्र बनता है। अब ये चंद्रमा यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, तो यहां पहुंच गया तो पूरा चंद्रमा, अब चंद्रमा का पूरा सतह जो आपके सामने है, आपको पूरी तरह दिखने लगेगा। चंद्रमा का एक ही फेस आपको देख रहा है। मान लो ये बोर्ड पृथ्वी है, मान लो ये सामने पृथ्वी है, तो हम यहां देख रहे हैं, तो चंद्रमा का ही फेस दिख रहा है। और इधर भी जाएगा तो उसका वही सेम फेस दिखता है चंद्रमा का। चंद्रमा का ऑपोजिट हम लोगों को कभी नहीं दिखता है। चंद्रमा का कुछ 56% ऐसे कुछ भाग है जो हम लोग देख पाते हैं, क्योंकि वो जब इलिप्टिकल पाथ बनाएगा तो उसका एंगल चेंज करेगा, वहां पर उसका 56%, 57% तक कुछ दिखने लगता है भाग। खैर, ये सब ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ये सब घटिया फैक्ट्स, भाड़ में जाए। आपको कॉन्सेप्ट समझना है टाइड। यूपीएससी वही है जहां टाइड का फॉर्मेशन मैकेनिज्म पे बात आएगी। अब आप देखो, फिर से करते हैं। ये रहा हमारा पृथ्वी, यह है हमारा चंद्रमा, अमावस्या, फर्स्ट क्वार्टर, प्रथमांश, पूर्णिमा, तृतीयांश, अर्धचंद्र हो गया। ये भी अर्धचंद्र है, पूर्ण चंद्र, अर्धचंद्र, अमावस्या, ये चल रहा है। अब आपको देखना है कि अगर अमावस्या है, तो हमने आपको बताया था कि यदि चंद्रमा में 11 मीटर जल उठाने की शक्ति होगी, तो सूर्य में 5 मीटर होती है, क्योंकि सूर्य दूर है, चंद्रमा नजदीक है। कल ही मैंने बताया था आपको। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि मैंने 11 कह दिया, तो 11 रट मत लेना मेरे भाई, वो एक औसत लिया हुआ है और आपके एक रेशियो लिया हुआ है, और हमने समझाने के लिए ये बात कही है। समझाने के लिए कह रहे हैं कि देखो, यहां पे चंद्रमा क्या करेगा कि 11 मीटर का ज्वार उठाया, तो ये जो ज्वार है, इसको हम लोग कहते हैं लूनर टाइड, LT। ये चंद्रमा के द्वारा उत्पन्न ज्वार है, यानी चंद्रमस ज्वार है, चंद्रमस ज्वार है, इसको हम लोग बोलेंगे LT। और सूर्य भी इसी दिशा में काम कर रहा है, सदिश योगफल बन रहा है यहां पे। यह है तुम्हारा सोलर टाइड। सोलर टाइड का कलर अलग कर देते हैं। ये जो तुम्हारा है येलो वाला, ये है तुम्हारा सोलर टाइड। ये 5 मीटर है, हालांकि बड़ा दिख रहा है इसमें, तो थोड़ा कम ही कर देते हैं। तो मान लो ये पीला वाले को हम चंद्रमा का मान लेते हैं, तो सूर्य को मान लेते हैं उससे थोड़ा सा छोटा। अब ये ठीक है, तो इसमें चंद्रमा और सूर्य दोनों का शक्ति कार्य कर रहा है ना। चंद्रमा वाले को लाल कर दिया, ठीक है।
तो इधर कितना ज्वार हो गया? ये तो हो गया चंद्रमस ज्वार प्लस सौरिक ज्वार, सोलर टाइड, एसटी। तो चंद्रमा अगर मान लो कि 11 मीटर उठाती है, 5 मीटर का टाइड सूर्य उठाता है, तो 16 मीटर का ज्वार आएगा ना इधर। अभी 16 मीटर के अगेंस्ट पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल काम किया, तो 11 और 5 इधर अपकेंद्रीय बल कार्य किया, पृथ्वी का ही अपकेंद्रीय बल कार्य कर रहा है, तो इधर भी 16 मीटर का ज्वार आएगा। कितने लोग समझ गए इसको? और ये सूर्य वाला है, यही है तुम्हारा अमावस्या को आने वाला दीर्घ ज्वार। ये दीर्घ ज्वार की दशा है। यानी दीर्घ ज्वार क्या होता है? दीर्घ ज्वार होता है इज इक्वल टू चंद्रमस ज्वार प्लस सौरिक ज्वार। सदिश योगफल बन रहा है। अब इसको समझने की कोशिश करो एक लाइन में कि चंद्रमा अगर 11 मीटर खींचा, हमने अगर 11 मीटर खींचा, तो हमारे पीछे सूर्य भगवान है, वो भी तो 5 मीटर खींच रहे हैं, तो पृथ्वी पर जो कुल खिंचाव हो गया वो क्या हो गया? 16 मीटर का हो गया। अब 11 और 5 समझने के लिए लिखा है, के लिए लिया है, रट मत लेना इसको। तो ये 16 मीटर का ज्वार आया ना। अब देखो, चंद्रमा ने 11 मीटर खींचा, तो पृथ्वी उधर कितना लगाएगी बल? मान लो इधर चंद्रमा खींचा, 11 मीटर ऐसे खींच लिया, पृथ्वी क्या करेगी? इधर भी दम लगाओ भाई, 11 पृथ्वी ने लगा दिया। सूर्य 5 खींचा, पृथ्वी ने और 5 लगाया, दोनों तरफ 16 मीटर का ज्वार। फिर 0 डिग्री और 180 दोनों पर एक साथ ज्वार आएगा। दीर्घ ज्वार, स्प्रिंग टाइड, अमावस्या बता दिया। कितना लोग समझा? अब आइए पूर्णिमा में। पूर्णिमा में कैसा ज्वार आएगा? पूर्णिमा में देखो क्या होगा। साइंस या सामान्य पुस्तकों में जो है वो ये है कि अमावस्या पूर्णिमा दोनों का ज्वार एक ही आएगा। हम कुछ और विशेष बात करेंगे। अब यहां देखो मून है, ध्यान से देखना है तो बहुत पछताओगे। मून अब इधर है, पूर्णिमा में मून इधर है, सन इधर है। तो सामान्य लोग क्या सोचते हैं कि अब दोनों मून और सन दोनों विरोध करेंगे। ऐसा नहीं होता है। हार्मोनिक सम क्या है उसको देखो। तो मून इधर 11 मीटर खींचा ना, ये देखो 11 मीटर खींचा, तो इसके अगेंस्ट पृथ्वी ने 11 मीटर का अपकेंद्रीय लगा दिया। तो इधर क्या हो गया? पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल प्लस सौरिक ज्वार, ये इधर कार्य कर रहा है। अपकेंद्रीय 11, सौरिक ज्वार 5, 16 मीटर इधर भी आ गया। पूर्णिमा में देखो, पूर्णिमा में क्या है? 11 मीटर किसने लगाया? लूनर, चंद्रमस। और ये जो 5 मीटर लगा है, ये 5 मीटर पृथ्वी ने अपकेंद्रीय लगा दिया सूर्य के अगेंस्ट। कितना सिंपल भी है, जटिल भी है। अब ध्यान से देखो, मान लो कि हम पृथ्वी हैं, सब लोग ध्यान से देखो, हम पृथ्वी हैं। तो चंद्रमा किधर है? हमारे बाएं हाथ की तरफ बाएं हाथ की तरफ है ना। चंद्रमा ने 11 मीटर खींचा, पृथ्वी क्या करेगी? 11 मीटर सूर्य की तरफ लगाई अपकेंद्रीय बल। सूर्य क्या किया? 5 मीटर और खींचा, पृथ्वी क्या करेगी? 5 मीटर फिर चंद्रमा की तरफ झुकेगी। तो फिर तो दोनों तरफ 16-16 मीटर आ ही गया। समझा क्या?
अरे यहां नहीं समझा तो कोई कभी नहीं समझा, मुझे मालूम है ये, हम बहुत टीचर देख लिए जिंदगी में, बहुत सारा सब कुछ देख रहे हैं, सब तमाशा देख रहे हैं। इरिटेट होते हैं, नाराज होते हैं, क्रोध में बोलते हैं, कई बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप में कुछ लड़के ऐसे हो। कभी ऑप्शनल मुझे इरिटेट नहीं होना पड़ा आज तक। हमारे और शिक्षकों के विषय में उल्टा पुल्टा करते रहते हो। तुम लोग जो सोचते हो ना कि सूर्य इधर खींचा, चंद्रमा इधर खींचा, तो दोनों तो बैलेंस किया। अरे बैलेंस नहीं किया ना, बीच में पृथ्वी की शक्ति है। सूर्य की शक्ति का जवाब पृथ्वी दे रही है, चंद्रमा नहीं दे रहा है। सूर्य की शक्ति 5 इधर खींचा तो पृथ्वी ने 5 इधर लगा दिया, बैलेंस कर दिया। और चंद्रमा इधर 11 खींचा तो पृथ्वी ने फिर इधर 11 लगा दिया। पृथ्वी बीच में है, जिसकी शक्ति बैलेंस कर रही है चंद्रमा और सूर्य की शक्ति को। समझा या नहीं? हम एक प्रोफेसर से बात कर रहे थे, मेरी बहुत उत्कंठा होती है, बड़े नामी प्रोफेसर हैं भाई तुम्हारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। तो उन्होंने मुझे, हम एक स्टूडेंट बनकर उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि चूंकि पृथ्वी एक पानी का गोला जैसा है, बीच में ठोस है, समझ रहे हो? तो जो बीच का ठोस है वही ठोस उस पानी के गोले में इधर मूव कर जाएगा, तो इधर का पानी ज्यादा दिखाई पड़ता है, वही ज्वार है। हम तुरंत पैर छू के प्रणाम किए, हम निकल लिए कि भाई ये तो बहुत गजब का एक्सप्लेनेशन दे दिया, आप तो पृथ्वी के गोले को ही खिसका दिए। चलो छोड़ो ये सब। चलो अब यहां पे आओ, फर्स्ट क्वार्टर में क्या होगा। अब यहां पहुंच गया है, इस दशा को देखो, त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये डेमोन्स्ट्रेशन में देखो, मान लो ये है पृथ्वी, ये है चंद्रमा, अमावस्या था ना, अब यहां पे प्रथमांश आ गया। ये देखो, ये बन रहा है त्रिभुज, ऐसे बना त्रिभुज। अब क्या है, यहां देखो ध्यान से, तो चंद्रमा यहां है, चंद्रमा ने 11 मीटर खींचा, चंद्रमा 11 मीटर खींचा, पृथ्वी ने 11 मीटर का अपकेंद्री इसके विपरीत लगाया, इधर सूर्य ने 5 मीटर खींच दिया, पृथ्वी ने इधर भी 5 मीटर लगा दिया, तो चंद्रमा का जो 11 मीटर उठा हुआ था उसको घटा देगा। ये होता है प्रतिस्पर्धी शक्ति। समझा या नहीं? यहां सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे को का प्रतिस्पर्धी हो रहा है। फिर से देखो, पृथ्वी है, चंद्रमा है, चंद्रमा ने इधर 11 मीटर खींच दिया, सूर्य ने इधर 5 मीटर खींच दिया, तो चंद्रमा का जल कुछ तो खींचेगा सूर्य। तो ये टाइड अब 11 मीटर का रहा नहीं रहा ना, 11 में कुछ घटा, तो दीर्घ ज्वार 16 मीटर का आया था, लेकिन ये जो लघु ज्वार है ये 11 से भी कम आएगा। है तो उच्च ज्वार ही, लेकिन इसका आयाम और परिमाण कम होगा। है उच्च ज्वार, डायग्राम पे आओ, इस डायग्राम को बना लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, बना लो, हम इसी पे मॉडिफाई करेंगे। अब देखो इसमें हम बनाते हैं, ये था हमारा चंद्रमा। अब देखो ये मून है ना, ये मून है, तो मून ने इधर 11 मीटर उठाया, 11 मीटर देखो उठा लिया इसने मून ने। तो पृथ्वी ने क्या किया, 11 मीटर का अपकेंद्रीय बल लगाया, तो दोनों तरफ 11-11 मीटर का ज्वार आ गया। सूर्य भगवान क्या करेंगे कि सूर्य भगवान भी ताकत लगाएंगे अपनी तरफ,
अब सूर्य भगवान ने इधर भैया 5 मीटर इधर उठा दिया, 5 मीटर इधर खींच लिया, तो पृथ्वी ने अपकेंद्रीय शक्ति यहां भी लगा दिया, 5 मीटर का यहां भी पृथ्वी ने लगा दिया। अब ये ज्वार 11 मीटर का नहीं रहेगा, ये ज्वार क्या हो जाएगा, जब इसके पावर को सूर्य भी कैंसिल आउट कर रहा है तो 11 मीटर का ज्वार रहेगा। ये ज्वार हो जाएगा 6 मीटर का, 2.5 मीटर कम कर लो, 2.5 दोनों तरफ लो, 6 कर लो। लेकिन ये सब 5, 6, 11 याद मत रखना, तुम्हारे समझने के लिए बताया जा रहा है। ये ज्वार उत्पत्ति की बहुत बहुत अन्य दशाएं होती है। तो ये 11 मीटर का ज्वार ना होकर के ये 5, मान लो 2.5 इधर कैंसिल कर दो, 2.5 इधर, तो ये 6 मीटर का ज्वार आया ना। तो यही है नीप टाइड, ये नीप टाइड है। यहां पर चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति को सूर्य की ज्वारीय शक्तियों ने कैंसिल आउट कर दिया है, तो टाइड का आकृति छोटा हो गया। इसी को नीप टाइड कहते हैं, जिसका परिमाण एवं आयाम स्प्रिंग टाइड की तुलना में कहीं कम होता है। ये नीप टाइड है। कितना लोग समझ गया, जल्दी बताओ। नीप टाइड में सौरिक ज्वार और चंद्रमस ज्वार दोनों अलग अलग है, एक साथ नहीं बन रहा है। ओके, टाइड का और भी प्रकार होता है। टाइड का एक और प्रकार होता है इक्विनॉक्सियल और सॉल्स्टाइस। ये होता है जब सूर्य विषुवत पर होगा, विषुवत पे लंबवत होता है, तो इसको विषुवतीय ज्वार कहते हैं। ये सूर्य जब कर्क रेखा मकर रेखा पर होगा, तो कर्क और मकर रेखा पर उच्च ज्वार होगा। सूर्य लंबवत हो गया है इनके ऊपर में, और क्या, इसलिए इसको इक्विनॉक्सियल और सोल्स्टाइस टाइड भी कहते हैं। विषुवतीय ज्वार, कर्क और मकर रेखा पर उच्च ज्वार। ये कब कब आएगा ये आपको पता है, मार्च में और सितंबर को। कितना, 23 सितंबर, 21 मार्च को होगा ये। कर्क रेखा पर 21 जून को ये ज्वार आएगा, मकर रेखा पर 22 दिसंबर को ये ज्वार आएगा। अब अगर ये पढ़ाना शुरू करें तब तुम में से बहुत लोग बड़ा तारीफ करेगा, वाह क्या पढ़ा रहा है। हमको मालूम है ना, उनको यही फैक्ट चाहिए, गधों को। उनको आईएएस नहीं बनना है, उनको खाली फैक्ट रटना है। उनको देखिए वो क्या खुशी देगी, उनको देखिए क्या मजा देगा। ओखा एक जगह है बच्चों गुजरात में जहां 2 मीटर का टाइड आता है। ये दुनिया का सबसे निम्न ज्वार है। बच्चा ताली बजा रहा है, यही पढ़ना चाहते हो ना हमसे। दूसरा, साउथहैम्पटन में बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हों मुन्हों, साउथहैम्पटन में 4 ज्वार आता है। कितना ज्वार आता है? 4 ज्वार आता है। कितना ज्वार आता है? 4 ज्वार आता है। यही पढ़ना है ना हमसे, यही ड्रामा करवाना है। क्योंकि मेरा तो मन नहीं कर रहा है, लिंक है, क्योंकि 2 ज्वार प्राकृतिक है, ये उसको नहीं पता होगा। 2 ज्वार प्राकृतिक है
और दो ज्वार रिटर्निंग वाटर ऑफ बाल्टिक है, रिटर्निंग वाटर फ्रॉम बाल्टिक सी से लौटता हुआ जल है। ये कौन बताएगा? उसके बाद देखो ड्रामा, आगे करवाओ ना ड्रामा हमसे, कम ड्रामेटिस्ट थोड़ी हूं मैं। आगे देखिए, सबसे उच्च ज्वार बच्चों 18 मीटर, इतना ऊंचा होता है बच्चों, कितना मीटर? 18 मीटर। कहां आता है? बे ऑफ फुंडी। पढ़ेगा सब क्या? फुंडी है बेचारा ये फंडी, लेकिन पढ़ेगा फुंडी। यही चाहते हो हमसे करवाना, 18 मीटर। क्यों 18 मीटर का ज्वार है नहीं पता है। फिर शुरू हो जाएगा, टाइडल बोर होता है बच्चों, नन्हे मुन्नो, टाइडल बोर कहां आता है? चाइना में आया था और एक जर्नलिस्ट डूब गई थी। यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, कृपया देखना। बच्चा सब ताली बजा रहा है, वेरी गुड, यही करवाओ। सबसे उच्च ज्वार कब आया मालूम है आपको बच्चों? सबसे उच्च ज्वार आया था, सर्वप्रथम आया था 1433 में, और इसी तरह का आज तक का सबसे उच्च ज्वार आएगा 3300 एडी में। पूछ लोगे क्यों आएगा सर? गए, हम बता देते हैं क्यों आएगा। देख लो, सबसे उच्च ज्वार 1433 में, उसके बाद आएगा 3300 एडी में। क्यों आएगा? ये रहा हमारा सन, सूर्य, और ये है परिक्रमण पथ किसका? अर्थ का। यहां अर्थ है, यहां अर्थ है, यहां अर्थ है, यहां अर्थ है। अर्थ का परिक्रमण पथ क्या है? इलिप्टिकल है, दीर्घवृत्तीय है, दीर्घवृत्तीय पथ है, समझे? अब दीर्घवृत्तीय पथ है तो जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर पृथ्वी होगी, सूर्य से अधिकतम दूरी पर, मतलब यहां है ना दीर्घवृत्त है तो यहां अधिकतम दूरी है, तो इसको बोलेंगे एपी हीलियन, यानी अपसौर, अपसौर। और सबसे नजदीक होगा तो इसको बोलेंगे उपसौर। ये जो डिस्टेंस है R1, ये जो डिस्टेंस है R2, तो R1 में क्या है? अपसौर। तो जो अब ज्वार कितना हो गया? दो तरह का ज्वार हो गया, एक हो गया अपसौर ज्वार, दूसरा हो गया उपसौर ज्वार। अपसौर उपसौर दो ज्वार हो गया, डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो अपसौर ज्वार क्या होगा? ये निम्न होगा, उपसौर क्या हो जाएगा? उच्च होगा। अब सवाल है कि उच्चतम ज्वार कब आए? तो यहां देखो, मान लो कि ये मून का परिक्रमण पथ है, ये मून का परिक्रमण पथ हमने मान लिया, ये हमारा मून का परिक्रमण पथ दिखा। तो एक ऐसी दशा आती है कि मून भी पृथ्वी की तुलना में दूर होता है, दूरस्थ होता है, तो ये कहलाता है अपभू, और जब नजदीक होगा तो ये कहलाएगा उपभू। यानी भैया दो ज्वार और हो ही गवा, ए अपभू, बी उपभू। अब हाईएस्ट ज्वार कैसे आएगा? देखो कैसे आएगा। पहला कंडीशन है, सबसे उच्चतम ज्वार का कंडीशन अब क्या बनने वाला है ये देख लो। पहला कंडीशन होगा अमावस्या हो, यानी सिजगी हो, सिजगी की दशा हो। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? उपसौर, उपसौर हो। तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? उपभू हो। तो जब ये तीनों कंडीशन एक साथ मिलेगा तो उच्चतम ज्वार उत्पन्न होगा, जो 3300 एडी में होगा, जिसको देखने के लिए तुम नहीं रहोगे
लेकिन यूट्यूब चैनल वाले लोग रह जाएंगे। धन्यवाद। नाराज मत हो ना, यही चाहते हो करवाना ना। क्लास चल रहा है, डिस्टर्ब नहीं करो। यही चल रहा है यूट्यूब पे, हम देखते नहीं क्या यूट्यूब। और तुम्हारे में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो वही चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम भी वही ड्रामा करें। लिख लो, जो भी लिखना है सब लिख लो। मुझे इरिटेट करोगे ना, ज्यादा यूट्यूब वालों से फैसिनेशन हो रहा है ना, तो यही सब करके निकल लेंगे हल्के से। पढ़ते रहना, फिर पता भी नहीं चलेगा कि क्या करना था और क्या करवा के चला गया। चलो कल मिलते हैं नए विषय के, नए टॉपिक के साथ। चलो बाय बाय, टेक केयर।